कल हमने 7 पैराग्राफ पढ़े थे। आज उससे आगे देखते हैं। आई हर्ड एम हैमेल से टू मी। मैंने एम हैमेल को मुझसे कहते हुए सुना। आई वुडेंट स्कोल्ड यू लिटिल फ्रेंच। मैं तुम्हें नहीं डांटूंगा लिटिल फ्रेंच। यू मस्ट फील बैड इनफ। तुम्हें अवश्य ही बहुत बुरा लग रहा होगा। सी हाउ इट इज। देखो कैसा है। एवरी डे वी हैव सेड टू आवर सेल्व्स। प्रतिदिन हम स्वयं से कहते हैं, वाह, आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम। अरे मेरे पास काफी समय है। आई विल लर्न इट टुमारो। मैं इसे कल सीख लूंगा। एंड नाउ यू सी वेयर वी हैव कम आउट। अब तुम देख रहे हो हम कहाँ आ गए हैं। आह, दैट्स द ग्रेट ट्रबल विद एल्सेस। अरे हाय, यही एल्सेस के लोगों के साथ यही सबसे बड़ी समस्या है। सी पुट्स ऑफ लर्निंग टिल टुमारो। वह सीखना कल के लिए टाल देती है। नाउ दोज फेलोज आउट देयर विल हैव द राइट टू से टू यू। नाउ दोज फेलोज आउट। अब उन बाहर के लोगों के पास देयर विल हैव द राइट। उनके पास अधिकार होगा टू से टू यू। आपसे कहने का। हाउ इज इट। यू प्रिटेंड टू बी फ्रेंचमैन एंड येट यू कैन नाइदर स्पीक नॉर राइट योर ओन लैंग्वेज। हाउ इज इट। ऐसा कैसे है। यू प्रिटेंड टू बी फ्रेंचमैन। फ्रेंच तुम फ्रांसीसी होने का बहाना करते हो। एंड येट यू कैन नाइदर स्पीक नॉर राइट योर ओन लैंग्वेज। और फिर भी तुम न तो अपनी भाषा बोल सकते हो और ना ही लिख सकते हो। बट यू आर नॉट द वर्स्ट पुअर लिटिल फ्रेंच। लेकिन तुम सबसे बुरे नहीं हो लिटिल फ्रेंच। वी हैव ऑल अ ग्रेट डील टू रिप्रोच आवर सेल्स विद। हम सबके पास स्वयं को दोष देने के लिए बहुत से कारण हैं। योर पेरेंट्स वर नॉट एनेक्सियस एनफ टू हैव यू लर्न। तुम्हारे माता पिता तुम्हें सिखाने के लिए या तुम्हें पढ़ाने के लिए अधिक उत्सुक नहीं थे। दे प्रीफर टू पुट यू टू वर्क ऑन अ फार्म और एट द मिल्स। वे तुम्हें किसी फार्म या आरा मशीन पर काम पर लगाना ज़्यादा पसंद करते थे। एज टू हैव अ लिटिल मोर मनी, जिससे उन्हें थोड़ा और अधिक धन मिल सके। एंड आई, और मैं, आई हैव बीन टू ब्लेम आल्सो। मुझे भी दोष देना चाहिए। हैव आई नॉट ऑफन सेंट यू टू वाटर माई फ्लावर्स इंस्टीड ऑफ लर्निंग योर लेसन्स। क्या मैंने तुम्हें पाठ सिखाने की जगह या के बजाय तुम्हें अपने फूलों में पानी देने के लिए नहीं भेजा है। एंड वेन आई वॉन्टेड टू गो फिशिंग, और जब मैं मछली पकड़ने के लिए जाना चाहता था, डिड आई नॉट जस्ट गिव यू हॉलीडे। तो क्या मैंने तुम्हें छुट्टी नहीं दे दी। फिर से देखिए। मैंने हैमेल को मुझसे कहते हुए सुना, मैं तुम्हें डांटूंगा नहीं लिटिल फ्रेंड्स। तुम्हें अवश्य ही बहुत बुरा लग रहा होगा। देखो ऐसा है। प्रतिदिन हम स्वयं से कहते हैं, अरे मेरे पास बहुत समय है, मैं इसे कल सीख लूंगा। और अब तुम देखो हम कहाँ आ गए। दुख है या हाय, यही एल्सेस के साथ यही सबसे बड़ी समस्या है। वह सीखना कल के लिए टाल देती है। अब उन बाहर के लोगों को आपसे यह कहने का अधिकार होगा। ऐसा कैसे है। आप फ्रांसीसी होने का बहाना करते हैं और फिर भी आपको अपनी भाषा न आप अपनी भाषा न तो बोल सकते हैं और न ही लिख सकते हैं। लेकिन तुम सबसे बुरे नहीं हो लिटिल फ्रेंच। हम सब के पास स्वयं को अपने आप को दोष देने के लिए बहुत से कारण हैं। तुम्हारे माता पिता तुम्हें पढ़ाने के लिए बहुत अधिक उत्सुक नहीं थे। वे तुम्हें किसी फार्म या आरा मशीन पर काम पर लगाना ज़्यादा पसंद करते थे, क्यों, जिससे वे उन्हें और अधिक पैसा मिल सके। और मैं भी दोषी हूँ या मुझे भी दोष देना चाहिए। क्या मैंने तुम्हारा पाठ सिखाने के बजाय तुम्हें अपने फूलों में पानी देने के लिए नहीं भेजा है। और जब मैं मछली पकड़ने के लिए जाना चाहता था तो मैंने तुम्हें छुट्टी नहीं दे दी। देन तब फ्रॉम वन थिंग टू अनदर, एक के बाद दूसरी बात कहते हुए एम हैमेल वेंट ऑन टू टॉक ऑफ द फ्रेंच लैंग्वेज। एम हैमेल फ्रांसीसी भाषा के बारे में बात करते गए, सेइंग दैट, यह कहते हुए कि इट वॉज द मोस्ट ब्यूटिफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। यह विश्व में सबसे सुंदर भाषा है। द क्लियरेस्ट, सबसे अधिक स्पष्ट। द मोस्ट लॉजिकल, सबसे अधिक तर्कसंगत या तार्किक, सबसे अधिक तार्किक। दैट वी मस्ट गार्ड इट अमॉन्ग अस, इसे हमें अपने बीच
सुरक्षित रखना होगा एंड नेवर फॉरगेट इट, और इसे कभी नहीं भूलना होगा। बिकॉज क्योंकि व्हेन पीपल आर इंस्लेव्ड, क्योंकि जब लोग गुलाम होते हैं, एज लॉन्ग एज दे होल्ड फास्ट टू देयर लैंग्वेज, वे जितनी जितनी देर तक या जितनी देर तक अपनी भाषा से मजबूती से बंधे रहते हैं या अपनी भाषा से जुड़े रहते हैं, इट इज़ एज इफ दे हैड द की टू देयर प्रिजन। यह ऐसा ही है मानो उनके जेल की चाबी उनके पास हो। देन ही ओपनड अ ग्रामर एंड रीड अस आवर लेसन। तब उन्होंने एक व्याकरण की किताब खोली और हमें हमारा पाठ पर पढ़कर सुनाया। आई वॉज अमेज्ड टू सी हाउ वेल आई अंडरस्टूड इट। मुझे आश्चर्य हो रहा था कि मुझे यह कितना अच्छे से समझ में आया। ऑल ही सेड सीम्ड सो ईजी, सो ईजी। उन्होंने जो कहा वह बहुत और बहुत आसान लग रहा था। आई थिंक टू, मैंने यह भी सोचा, दैट कि आई हैड नेवर लिसन्ड सो केयरफुली, मैंने कभी भी इतने ध्यान से नहीं सुना था। एंड दैट ही हैड नेवर एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग विथ सो मच पेशेंस, और यह भी कि उन्होंने कभी भी इतने धैर्य से सब चीज़ नहीं समझाई थी। इट सीम्ड ऑलमोस्ट, ऐसा लग रहा था एज इफ मानो इफ द पुअर मैन वॉन्टेड टू गिव अस ऑल ही न्यू बिफोर गोइंग अवे। ऐसा लग रहा था मानो वह बेचारे जाने से पहले सब कुछ बता देना चाहते थे जो वह जानते थे, एंड टू पुट इट ऑल इनटू आवर हेड्स एट वन स्ट्रोक, और सब चीज़ें हमारे दिमाग में एक ही बार में डाल देना चाहते थे। फिर से देख लीजिए। तब एक के बाद दूसरी बात करते हुए एम हैमेल फ्रांसीसी भाषा के बारे में बात करते गए, यह कहते हुए कि यह संसार में सबसे सुंदर भाषा है, सबसे अधिक स्पष्ट, सबसे अधिक तार्किक। इसे हमें अपने बीच में सुरक्षित रखना होगा और कभी भी भूलना नहीं होगा, क्योंकि जब लोग गुलाम होते हैं तो जब तक वह अपनी भाषा के साथ जुड़े रहते हैं, यह ऐसा होता है मानो उनके जेल की चाबी उनके पास हो। तब उन्होंने ग्रामर की बुक, व्याकरण की किताब खोली और हमारा पाठ हमें पढ़कर सुनाया। मुझे आश्चर्य हो रहा था कि मैं इसे कितना अच्छे से समझ रहा था। जो उन्होंने कहा वह बहुत बहुत आसान लग रहा था। मैंने यह भी सोचा कि मैंने कभी भी इतने ध्यान से नहीं सुना था, और यह भी कि उन्होंने कभी भी इतने अधिक धैर्य से सब कुछ नहीं समझाया था। ऐसा लग रहा था मानो बेचारे जाने से पहले हमें वह सब कुछ बताना चाहते थे जो वह जानते थे, और सारी जानकारी हमारे दिमाग में एक ही बार में डाल देना चाहते थे। आफ्टर द ग्रामर, व्याकरण के बाद वी हैड अ लेसन इन राइटिंग, हमारा लेखन का पाठ हुआ। दैट डे, उस दिन एम हैमेल हैड न्यू कॉपीज फॉर अस, एम हैमेल के पास हमारे लिए नई कापियाँ थीं, रिटन इन अ ब्यूटीफुल राउंड हैंड, जिन पर सुंदर गोलाकार शैली के हस्तलेख में लिखा गया था, फ्रांस एल्सेस, फ्रांस एल्सेस, फ्रांस एल्सेस, फ्रांस एल्सेस। दे लुक्ड लाइक लिटिल फ्लैग्स फ्लोटिंग एवरीवेयर इन द स्कूल रूम। वे उस स्कूल के उस कक्ष में ऐसे लग रहे थे मानो सब और छोटे छोटे झंडे लहरा रहे हों। हंग फ्रॉम द रॉड एट द टॉप ऑफ आवर डेस्क, हमारी मेज़ों के ऊपर छड़ों से लटका दिए गए। यू ऑट टू हैव सीन हाउ एवरी वन सेट टू वर्क, काश आप देख सकते कि कैसे सभी लोग अपने काम में लगे थे। एंड हाउ क्वाइट इट वॉज, और सब कुछ कितना शांत था। द ओनली साउंड वॉज द, एकमात्र आवाज़, वॉज द स्क्रैचिंग ऑफ द पेन्स ओवर द पेपर, पेपर पर या कागज पर कलम के रगड़ने की थी। केवल एकमात्र आवाज़ कागज पर कलम के रगड़ने की थी। Once some beetles flew in, एक बार कुछ भौरे उड़कर अंदर आ गए। But nobody paid any attention to them, लेकिन उन पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। Not even the littlest ones, सबसे छोटे बच्चों ने भी नहीं। Who worked right on tracking their fish hooks, जो अपना मछली पकड़ने के कांटों का चित्र बना रहे थे। एज इफ दैट वॉज फ्रेंच टू, मानो वे भी फ्रेंच हों।
ऑन द रूफ द पिजन्स कूड वेरी लो। छत पर कबूतर बहुत धीमी आवाज में गुटर गूं कर रहे थे। एंड आई थॉट टू माई सेल्फ, और मैंने अपने मन में सोचा, विल दे मेक देम सिंग इन जर्मन, क्या वे उन्हें भी जर्मन में गाने के लिए मजबूर करेंगे? इवन द पिजन्स, कबूतरों को भी। फिर से देखिए, व्याकरण के बाद हमारा लेखन का पाठ हुआ। उस दिन एम हैमिल के पास हमारे लिए नई कापियां थीं जिन पर सुंदर गोलाकार शैली के हस्तलेख में लिखा गया था, फ्रांस एल्सेस, फ्रांस एल्सेस। वे स्कूल के उस कक्ष में ऐसी लग रही थी मानो सब छोटे छोटे झंडे लहरा रहे हों। हमारी मेजों के ऊपर उन्हें छड़ से लटका दिया गया था। काश आप देख सकते कि सब लोग कैसे अपने काम में लगे हुए थे, और कितना शांत था कि एकमात्र आवाज केवल कागज पर कलम के रगड़ने की आ रही थी। एक बार कुछ भौरे उड़कर अंदर आ गए, लेकिन उन पर किसी ने ध्यान नहीं दिया, सबसे छोटे बच्चों ने भी नहीं, जो अपना मछली पकड़ने का कांटा का चित्र बना रहे थे, मानो वह भी फ्रांसीसी थी। वह भी फ्रांसीसी भाषा थी, फ्रेंच थी। छत पर कबूतर बहुत धीमी आवाज में गुटरगू कर रहे थे, और मैंने मन में सोचा, क्या वे उन्हें भी जर्मन में गाने के लिए मजबूर करेंगे, कबूतरों को भी? Whenever I looked up from my writing, जब भी मैंने लिखते हुए ऊपर देखा, I saw M. Hamel sitting motionless in his chair. M. Hamel अपनी कुर्सी पर स्थिर बैठे हुए थे, एंड गेजिंग फर्स्ट एट वन थिंग देन एट अनदर, और एक के बाद दूसरी चीज को घूर रहे थे या ध्यान से देख रहे थे। एज इफ ही वॉन्टेड टू फिक्स इन हिज माइंड, मानो वह अपने दिमाग में बैठा लेना चाहते थे, जस्ट हाउ एवरीथिंग लुक्ड इन दैट लिटिल स्कूल रूम, कि उस छोटे वह कि कैसे उस स्कूल के छोटे से कक्ष में सब कुछ दिख रहा था। मैंने देखा एम हैमेल अपनी कुर्सी पर स्थिर होकर बैठे हुए थे और एक के बाद दूसरी चीज को ध्यान से देख रहे थे, मानो वह उस स्कूल के छोटे से कक्ष में सब कुछ कैसे है यह अपने दिमाग में बैठा लेना चाहते थे। फैंसी, जरा सोचो, फॉर 40 years ही हैड बीन देयर इन द सेम प्लेस। वे 40 वर्षों से इसी स्थान पर थे। विद हिज गार्डन आउटसाइड द विंडो, खिड़की के बाहर उनका बगीचा था। एंड हिज क्लास इन फ्रंट ऑफ हिम, और उनके सामने उनकी कक्षा, जस्ट लाइक दैट, बिल्कुल इसी तरह। ओनली द डेस्क एंड बेंचेज हैड बीन worn स्मूथ, केवल मेजें और कुर्सियां घिसकर चिकनी हो गई थी, स्मूथ चिकनी हो गई थी। द वॉलनट ट्रीज इन द गार्डन वर टालर। वॉलनट ट्रीज मीन्स अखरोट का पेड़ होता है। अखरोट के पेड़ अपेक्षाकृत लंबे हो गए थे। एंड द होप वाइन दैट ही हैड प्लांटेड हिमसेल्फ ट्वाइंड अबाउट द विंडोज टू द रूफ। होप वाइन एक बेल, एक प्रकार की बेल होती है। एंड द होप वाइन, और होप वाइन जिसे उन्होंने स्वयं लगाया था, अब खिड़की से सहारा लेते हुए छत तक पहुंच गई थी। हाउ इट मस्ट हैव ब्रोकन हिज हार्ट टू लीव इट ऑल, पुअर मैन, टू हियर हिज सिस्टर मूविंग अबाउट इन द रूम अबव पैकिंग देयर ट्रंक्स। यह सब छोड़ने से और अपनी बहन को ऊपर छत पर सामान पैक करते हुए आवाज सुनकर उस बेचारे का दिल कैसे टूट गया होगा। फॉर दे मस्ट लीव द कंट्री नेक्स्ट डे, क्योंकि अगले ही दिन उन्हें देश छोड़ना था। रिवाइज कर लेते हैं। जब भी मैंने लिखते हुए ऊपर देखा, एम हैमेल अपनी कुर्सी पर स्थिर बैठे हुए थे और एक के बाद दूसरी चीज को ध्यान से देख रहे थे, मानो वह उस छोटे से स्कूल के कक्ष में सब कुछ कैसे है यह अपने दिमाग में बैठा लेना चाहते थे। जरा सोचो, 40 वर्षों से वह उसी स्थान पर थे। खिड़की के बाहर उनका बगीचा था और उनके सामने उनकी कक्षा, बिल्कुल ऐसे ही, केवल मेजें और कुर्सियां
घिसकर चिकनी हो गई थीं। अखरोट के पेड़ अपेक्षाकृत लंबे हो गए थे और होप वाइन, जिसे उन्होंने खुद स्वयं लगाया था, अब खिड़की से सहारा लेते हुए छत तक पहुंच गई थी। यह सब छोड़ने से और अपनी बहन को ऊपर सामान पैक करते हुए सुनकर बेचारे का दिल कैसे टूटा होगा, क्योंकि अगले ही दिन उन्हें देश छोड़ना था। बट ही हैड द करेज टू हियर एवरी लेसन टू द वेरी लास्ट। लेकिन उनमें प्रत्येक पाठ को एकदम अंत तक सुनने का साहस था। आफ्टर द राइटिंग, लिखने के बाद, वी हैड अ लेसन इन हिस्ट्री, हमारा इतिहास का पाठ हुआ। एंड देन, और तब, द बेबी चैंटेड देयर बा बेबी बोबू, छोटे बच्चों ने अपना बा बेबी बोबू जोर जोर से पढ़ा। डाउन देयर एट द बैक ऑफ द रूम, कमरे के पिछले छोर पर या कमरे में पीछे, ओल्ड हॉजर हैड पुट ऑन हिज स्पेक्टिकल्स, बूढ़े हॉजर ने अपना चश्मा पहन लिया था। एंड होल्डिंग हिज प्राइमर इन बोथ हैंड्स, और अपनी प्राइमर को दोनों हाथों में लेकर, स्पेल्ड द लेटर्स विद देम, उसने उनके साथ अक्षरों को पढ़ा। यू कुड सी दैट ही टू वॉज क्राइंग, आप देख सकते थे कि वह भी रो रहा था। हिज वॉइस ट्रेम्बल्ड विद इमोशन, उसकी आवाज़ भावुकतावश कांप रही थी। एंड इट वॉज सो फनी टू हियर हिम दैट वी ऑल वॉन्टेड टू लाफ एंड क्राई, और उसकी आवाज़ इतनी मजाकिया लग रही थी कि हम सभी हंसना और रोना दोनों चाहते थे। हाउ विल आई रिमेंबर इट, ओह मुझे यह कितनी अच्छी तरह याद है। दैट लास्ट लेसन, वह आखिरी पाठ। ऑल एट वंस द चर्च क्लॉक स्ट्रक 12, अचानक चर्च की घड़ी ने 12 बजाए। देन द एंजलस, और तब एंजलस, एक प्रार्थना का नाम, प्रार्थना एक प्रकार की होती होगी। देन द एंजलस, और तब एंजलस, एट द सेम मोमेंट द ट्रम्पेट्स ऑफ द प्रसियंस रिटर्निंग फ्रॉम ड्रिल साउंडेड अंडर आवर विंडोज, तब एंजलस नामक प्रार्थना की घंटी बजी। उसी समय प्रसिया के सैनिक अभ्यास से लौटते हुए अपनी तुरहियां बजा रहे थे। हमारी खिड़की के नीचे उसकी आवाज़ आ रही थी। एट द सेम मोमेंट, उसी समय, द ट्रम्पेट्स ऑफ द प्रसियंस, प्रसिया के सैनिकों की तुरहियां, रिटर्निंग फ्रॉम ड्रिल, जो अभ्यास से लौट रहे थे, साउंडेड अंडर आवर विंडोज, हमारी खिड़की के नीचे आवाज़ आ रही थी, उनके तुरहियों की आवाज़। एम हैमेल स्टूड अप, एम हैमेल खड़े हो गए। वेरी पेल इन हिज चेयर, अपनी कुर्सी पर से खड़े हो गए। उनका चेहरा पीला पड़ गया था। इन आई नेवर सा हिम लुक सो टॉल, मैंने उन्हें कभी भी इतना आत्मविश्वासी नहीं देखा था। टॉल यहाँ पे आत्मविश्वासी से लिया गया है। माई फ्रेंड सेड ही, उन्होंने कहा, मित्रों। आई आई, मैं, बट समथिंग चॉक्ड हिम, लेकिन किसी ने या किसी चीज़ ने उन्हें रोक दिया। ही कुड नॉट गो ऑन, वह आगे नहीं बोल सके, वह अपनी बात जारी नहीं रख सके। देन ही रिटर्न टू द ब्लैक बोर्ड, तब वह सैमपट की ओर मुड़े। टूक अ पीस ऑफ चॉक, चॉक का एक टुकड़ा लिया। एंड बियरिंग ऑन विद ऑल हिज माइट, और पूरी शक्ति से, ही रोट एज लार्ज एज ही कुड, जितना बड़ा वह लिख सकते थे लिखे। विवे ला फ्रांस, फ्रांस जिंदाबाद। देन ही स्टॉप्ड एंड लीन्ड हिज हेड अगेंस्ट द वॉल, तब वह रुके और अपना सर दीवार से झुका लिए। एंड विदाउट अ वर्ड, और बिना कुछ बोले, ही मेड अ गेस्चर टू अस विद हिज हैंड, और बिना कुछ बोले अपने हाथ से हमारी तरफ इशारा किया। स्कूल इज डिसमिस्ड, स्कूल की छुट्टी हो गई या स्कूल ख़त्म हुआ। यू मे गो, आप जा सकते हैं। फिर से देख लेते हैं। लेकिन उनमें प्रत्येक पाठ को एकदम अंत तक सुनने का साहस था। लिखने के बाद हमारा इतिहास का पाठ हुआ, और तब छोटे बच्चों ने अपने बाप बेबी बोबू जोर जोर से पढ़े। कमरे में पीछे बूढ़े हॉजर ने अपना चश्मा पहन लिया था, और अपनी प्राइमर को दोनों हाथों में लेकर वह उनके साथ अक्षरों को पढ़ रहा था। आप देख सकते थे कि वह भी रो रहा था। उसकी आवाज़ भावुकतावश कांप रही थी, और उसे सुनना इतना मजाकिया था कि हम सभी हंसना और रोना चाहते थे। और ओह मुझे यह कितनी अच्छी तरह याद है, वह आखिरी पाठ। अचानक चर्च की घड़ी ने 12 बजाए। तब एंजलस नामक प्रार्थना की घंटी बजी। उसी समय अभ्यास से लौटते हुए प्रसिया के सैनिक हमारी खिड़की के नीचे तुरहियों की आवाज़ कर रहे थे। एम हैमेल अपनी कुर्सी से खड़े हो गए।
उनका चेहरा पीला पड़ गया था। मैंने कभी भी उन्हें इतना आत्मविश्वासी नहीं देखा था। उन्होंने कहा, मेरे मित्रों, मैं, लेकिन किसी चीज़ ने उन्हें रोक दिया। वह आगे नहीं बोल सके। तब वह चैम्पट की ओर मुड़े और एक चाक का टुकड़ा लिया और अपनी पूरी शक्ति से वह जितना बड़ा लिख सकते थे लिखा, विवे ला फ्रांस, फ्रांस जिंदाबाद। ये विवे ला फ्रांस फ्रांसीसी भाषा में लिखा गया है। इसका मतलब है फ्रांस जिंदाबाद। तब वह रुके और अपना सिर उन्होंने दीवार पर झुका लिया और बिना कुछ बोले उन्होंने हमारी तरफ अपने हाथ से इशारा किया। स्कूल की छुट्टी हुई, आप जा सकते हैं। और अब आपका ये चैप्टर भी कंप्लीट हो गया। आई होप आपको चैप्टर अच्छे से समझ में आया हो। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू।